खोलता हूँ और उसमें आज जहाँ पे खरीदारी हो रही है शेयर्स के अंदर वो पूछता हूँ आपसे। एक बार जरा कफोर्ज पे आपकी रिकमेंडेशन बताना। मैं आज करीब 2-2% ऊपर है, अभी और कितना चलेगा? मैं इसको हफ्ता 10 दिन भी रख सकता हूँ, कहोगे तो एक्सपायरी के लिए रख दूंगा। जी, कोफोर्ज काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है यहाँ पे। क्विकली अगर हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट जो हमें देखने को मिल सकता है वो 7500 तक के लिए। लगातार हमने देखा है पिछले 14 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक पूरा निकला है, और तो ये जितनी लंबी कंसोलिडेशन उतना हम देख सकते हैं ज्यादा स्टेबल अपमूव रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक खरीदारी के मौके हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। मैम आप लेवल्स वगैरह भी बताते जाइएगा ताकि हम उसको फिर नोटिस कर दें। एक बार वापस इसका स्टॉप लॉस टारगेट बता दोगे कफोर्ज का, ये अगर इसको बाय 7500 करना का है, होल्ड भी टारगेट्स के करना है लिए हम तो? इसमें खरीदारी कर सकते हैं 7150 के एक सपोर्ट के साथ। 7150 का सपोर्ट है, टारगेट क्या होगा इस डेट केस में? जी, 7500 का टारगेट सर। ओके ठीक है, डन। 7500 का टारगेट है, 7150 का स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे शेयर्स पे। मैम जरा जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस आज मेरे को दिख रही हैं, एक एयू बैंक बताना, इसकी ना रिपोर्ट भी आई है। प्रोड्यूसर साहब वो भी फायर करना एयू बैंक वाली। शिवांगी मैम देख के जरा बताइए, मैं पूरी सीरीज़ के लिए रखूँगा एयू बैंक को, टारगेट स्टॉप लॉस भी, और अगर हाँ है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जी, इस स्टॉक में हमने देखा है कि ऑल्दो कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, पर कुछ यहाँ पे ओआई बिल्टअप देखने को नहीं नजर आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक। ठीक है, अभी इसको अवॉइड कर देते हैं, ये आपके अवॉइड वाली कैटेगरी के अंदर है। इसको लगाइए उस पर अवॉइड की स्टैंप। एक शेयर और भी है, जरा उस पर भी आप जरा नोटिस करवाइएगा। नहीं मैं वो आईटी वाला नहीं पूछूंगा बार बार, फिर हो जाएगा आईटी ज़्यादा। एक एक मिनट मैम, यस एक बार जरा पॉलीकैब चेक करना मैम। जी, पॉलीकैब की हम अगर बात करें तो काफी दिनों से हमने देखा है कि ये मार्केट्स के विपरीत चला है। यानी कि मार्केट्स में जहां हमने देखा सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा है काउंटर में। तो कहीं ना कहीं इसने एक अपना हर्डल जोन भी सरपास किया है 7160 के जोन को, और अच्छी तरह से ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। मेरा यहाँ मानना है कि अगर ये 7200 के ऊपर होल्ड करे तो ही हमें इसमें बने रहने की सलाह रहेगी नेक्स्ट 7500 तक के लिए। और सपोर्ट के तौर पे 7100 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने भी समय दिया हमको, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम, शुक्रिया। आगे बढ़े, सीमेंट कंपनीज के अंदर सेलेक्टिव बाइक भी हो रही है। इससे पहले हमने देखा था कि सीमेंट के अंदर अच्छी पोजीशनिंग रोल ओवर के लिहाज से भी आई है। उसमें से एक कंपनी है हिडलबर्ग सीमेंट। क्यों तेज़ी इसके अंदर आ रही है, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद जुमर से जुड़ रहे हैं। शरद बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल, हाइडेलबर्ग सीमेंट की बात करें तो आज दिन के ट्रेड में जो है बहुत अच्छी मोमेंटम जो है देखने मिली है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है ईटीसी कि अदानी ग्रुप जो है इन टॉक्स पे है, जहाँ पे वो इंडिया सीमेंट के जो ऑपरेशंस है हाइडेलबर्ग सीमेंट को वो अक्वायर कर सकते हैं। ये जो डील होगी अंबुजा सीमेंट से जो है लीड हो सकती है, और डील का जो वैल्यू है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए यानी कि 1.2 बिलियन डॉलर्स का रह सकता है। इसके अलावा हाइडेलबर्ग सीमेंट की बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, जहाँ पे 70% स्टेक जो उनकी पेरेंट कंपनी हाइडेलबर्ग ओन करती है। और आज दिन के ट्रेड में देखिए 9% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है। अगर अदानी सीमेंट के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में हम बात करें तो ये ऑफकोर्स याद रखिए अभी करेंटली दुनिया का नहीं माफ़ करेंगे, भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। 2026 में 112 मिलियन टन्स का इनका जो है एक्सपेक्टेशंस है, और 2028 में 140 मिलियन टन्स का। हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया की अगर कैपेसिटी की बात करें तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 6.3 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी आता है। और एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो अगर वैल्यूएशन $90 प्रति टन पर अगर आता है तो ये पॉजिटिव रहेगा अदानी के लिए भी और हाइडेलबर्ग सीमेंट के लिए भी। तो उसके कारण जो है आज अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में भी देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स हमने जो सीमेंट कंपनीज़ के चैनल चेक्स किए थे वहाँ भी पता चला कि साउथ मार्केट्स को छोड़ के बाकी सारे मार्केट्स में जो है प्राइसेस का इंक्रीज़ अक्टूबर के महीने में देखने मिला है, और पॉजिटिव मोमेंटम जो है सीमेंट सेक्टर के लिए देखने मिल सकती है इस महीने।
ये पूरी जानकारी के लिए कि क्यों आज हाइडेलबर्ग सीमेंट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है और साथ ही साथ ये पूरी डील से दोनों ही कंपनीज को किस तरीके से फ़ायदा होगा और सीमेंट चैनल चेक क्या कुछ बता रहा है। कुछ समय पहले हमने गौरांग जी पे इस पे टेक भी लिया था और उनकी इस पूरे सेक्टर से टॉप बेट्स भी समझी थी। पर आइए इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स उनके रडार पे हैं स्टार्टिंग में। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कोई स्टॉक जो कि आपको स्टैंड आउट करते हुए दिख रहा है फिलहाल और जहां पे आपकी कॉल्स। शशि नितिन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे एक जो स्टॉक अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है वो है एक शॉर्ट कॉल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एक अहम सपोर्ट यहाँ टूटा हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप शॉर्ट कैरी कर सकते हो। थोड़ा बहुत पुलबैक आए तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आज के हाई के ऊपर यानी 640 के आसपास होगा। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप 600 से लेके 590 के लेवल टच कर सकते हो। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो और भी कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पे प्रशांत को, और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में लगभग 0.25% की गिरावट है। पर उनका ये भी कहना है कि थोड़ा और उछाल आए तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहतर हो सकता है, तो उस पर भी आप फोकस करेगा। पर प्रशांत, इस पूरे स्पेस में से एक स्टॉक जो कि मैं भी ट्रैक कर रही थी वो था कैन फिन होम्स, क्योंकि ये स्टॉक में भी मोमेंटम था, पर जिस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा था लग रहा था कि शायद जो है ये स्टॉक कमज़ोर हो। तो यहाँ पर भी 850 के लेवल्स तोड़ने की तैयारी में है। इस पूरे स्पेस में क्या ये काउंटर भी जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है प्रशांत, या फिर यहाँ पे इतना रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नहीं दिख रहा? तो सृष्टि, आपने स्पॉटिंग बिल्कुल सही की है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि 840 ब्रेक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिड वे है, यानी यहाँ अगर हम कोई भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि उसने परसों जो है बिल्कुल 20 दिनों के एवरेज को पिन पॉइंट रिजेक्शन दिया था, तो वीकनेस है, बट यहाँ रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने फिलहाल इस लेवल पे जहाँ क्लियर कट ब्रेकडाउन नजर आ रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, उसको चुना है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट, जिसे हम कहते हैं, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी वक्त है। तो जल्दबाजी करके सुबह के बाउंस पे आप इंडेक्स में या कहीं भी लॉन्ग मत जाइए। ये जो आपको उछाल दिख रहा है ये प्योरली अगर आप देखें तो आईटी सपोर्टेड है, और बैंक निफ्टी की जो आपको जो एक बाउंस दिखा था जिसमें डेड कैट बाउंस होगा वो ऑलरेडी फिजल आउट हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप वेट कीजिए, शॉर्ट कर सकते हो तो ये मार्केट काफी अच्छा है, बट फिलहाल ये मार्केट आपको एग्रेसिव लॉन्ग्स का नहीं है। एक्यूमुलेशन अगर कर रहे हो पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से तो वो अलग बात। ऑलराइट, काफ़ी क्रिस्प तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट्स में और साथ ही मौजूदा स्तरों पे क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये भी समझाया। और शायद मैं भी इस पे एग्री करती हूँ कि देखिए मार्केट जिस तरीके से पिछले पूरे हफ्ते लगभग 5% की इंडेक्स लेवल पे हमें गिरावट देखने को मिली, ब्रॉडर मार्केट्स में भी सेल ऑफ था, ऐसे में एग्रेसिव लॉन्ग्स जाने से थोड़ा सा शायद बचना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट्स को सेटल हो जाने दीजिए, इंडिया विक्स को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है एग्रेसिव लॉन्ग्स जाएं। और इस बीच आप कुछ एक शॉर्ट के मौके तलाशे, पर उसमें भी अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से आंक लें। कई सारे काउंटर्स जो हैं गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आईटी लेड सपोर्ट आज फिलहाल इंडेक्स लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि अब निफ्टी बैंक भी देखेंगे एक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा था, पर जिस तरीके से Q2 अपडेट्स आ रहे हैं फंडामेंटली भी कोई भी फिलहाल एक ऐसा स्टैंड आउट कैंडिडेट नहीं है जहां से सपोर्ट मिले और साथ ही निफ्टी बैंक इंडेक्स को भी थोड़ा सा मोमेंटम आते हुए दिखे। और अब देखिए बात करते करते निफ्टी बैंक इंडेक्स भी फिलहाल लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच एक और सेक्टर जो कि अब फिलहाल जो है शायद थोड़ा सा वीकनेस और दिखा सकता है वो है रियल एस्टेट पैक, क्योंकि यहाँ पे भी जो बिजनेस अपडेट्स है हालांकि काफ़ी अच्छे थे, पर पिछले कुछ तिमाहियों के मुकाबले जो ग्रोथ है वो नंबर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आप कई सारे काउंटर्स ले लीजिए, डीएलएफ ले लीजिए या फिर शोभा लिमिटेड, यहाँ पर भी गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। और प्रशांत, एक बार आपसे शोभा लिमिटेड पे ही राय जानना चाहूँगी, क्योंकि ये स्टॉक में एक ट्रिपल टॉप टाइप का फॉर्मेशन में देख पा रही हूँ। और प्रशांत फिर से अपने 1700 के लेवल के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। कई बार इस लेवल से इसने बाउंस भी दिखाया है, पर क्या इस बार ये बाउंस के लिए तैयार है या फिर थोड़ा सा और कमजोर हो सकता है शोभा? तो सुशी, यहाँ पे मेरी क्लियर शॉर्टिंग की राय, तो मैं सुबह को ट्रैक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कैश सेगमेंट में, तो यहाँ बाउंस भी आए तो कोई एक्शन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइंग की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने मेरे क्लाइंट्स को डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्ट रेकमेंड किए थे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी अहम लेवल्स तोड़ चुके हैं, तो अभी अगर आप चाहो तो ओबराय रियल्टी को देख सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वीकनेस थोड़ी नजर आ रही है,
बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि 1800 का लेवल के आसपास हमें तोड़ चुके, बट एक बहुत अहम सपोर्ट के नजदीक पहुंचे, जो कि करीबन ऑलमोस्ट 1790 1785 है। तो ओवरऑल अब इस लेवल पे इस सेगमेंट में मुझे कोई ट्रेड नजर नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली कोई रैली आए तो नेक्स्ट लेग के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लियर कट राय कि अभी फिलहाल रियल एस्टेट काउंटर्स में नए शॉर्ट से बचें, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको याद होगा प्रशांत ने हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स आदित्य जैसे एक्सपर्ट्स ने इस पे राय दी थी कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं शॉर्ट के लिए, और देखिए कुछ काउंटर्स कमज़ोर भी होते हुए नजर आए, पर अब फ्रेश शॉर्ट से इस पूरे सेक्टर में बचें। पर चलिए